Very good evening, everyone. I hope you had wonderful weekend. लास्ट वीक आपका अच्छा गया होगा और जो फॉल आया है निफ्टी में, आई होप कहीं ना कहीं आपने वो एंजॉय किया होगा। तो आज बेसिकली निफ्टी आउटलुक अगले हफ्ते हमें क्या लगता है ये भी हम लोग देखेंगे। बट उसी के साथ में हम लोग आज प्राइस एक्शन भी समझने का कोशिश करेंगे। तो जो पैटर्न निफ्टी के अंदर तैयार हुआ है और वहां पे एक जो शॉर्ट अपॉर्चुनिटी बन रही थी, तो वो शॉर्ट अपॉर्चुनिटी को हम लोग कैसे कैच कर सकते हैं। तो एक जो पैटर्न है जो मैं नॉर्मली पसंद करता हूँ ट्रेड करना, वो पैटर्न हम लोग आज यहाँ पे देखेंगे। तो अगेन जो तीन लाइन हमने ड्रॉ करके रखी है लास्ट मंथ से, अभी भी निफ्टी जो है वही सेम रेंज में ट्रेड कर रहा है। अगर प्राइस हम लोग देख रहे हैं तो ये रेंज अभी भी ब्रेक नहीं हो रहा है। और जो आरएसआई है 60 पे बार बार वो काइंड ऑफ रेजिस्टेंस ले रहा है। तो बेसिकली ये ऐसा क्यों हो रहा है? तो हमने देखा था कि जो सेलिंग स्टार्ट हुआ था, तो यहाँ पे हमने जो दो एरो मार्क करके रखे हैं, ये बेसिकली एक सेलिंग का ओरिजिन पॉइंट है। तो बेसिकली ये एक सप्लाई का ओरिजिन पॉइंट है और जहां पे मैक्सिमम सेल के पेंडिंग ऑर्डर्स हो सकते हैं, या फिर हम लोग ऐसा बोल सकते हैं कि वहां पे मैक्सिमम सेल के ऑर्डर्स है। और पिछले काफी दिनों से जो मार्केट है इसी रेंज में साइडवेज ट्रेड कर रहा है। तो इसमें हमको सबसे पहली बात जो समझना है, प्राइस क्या है। तो बेसिकली प्राइस जो है हम लोग ऐसा बोल सकते हैं, इट्स अ इमोशन, या फिर फियर ग्रीड जो इमोशन है, और या फिर आप ऐसा बोल सकते हो कि इट्स अ आउटकम ऑफ बायर एंड सेलर। तो बायर और सेलर में जो हमेशा फाइट होते रहती है अपना डोमिनेंस दिखाने के लिए, और वो डोमिनेंस किसके तरफ है, तो दैट इज व्हाट प्राइस। तो प्राइस जो है कहीं ना कहीं एक सप्लाई एरिया में था। तो अब सप्लाई एरिया यानी क्या कि दैट इज रेजिस्टेंस, हम लोग उसको रेजिस्टेंस बोल सकते हैं। अब रेजिस्टेंस और सप्लाई बेसिकली क्या है कि जहां से प्राइस ऊपर जाके नीचे आई है। तो कहीं ना कहीं रेजिस्टेंस यानी क्या है कि प्राइस ने वहां से ऊपर जाने की कोशिश की है, बट वहां से ऊपर जाने के बजाय जो प्राइस है ना नीचे के तरफ आई है। तो अब वो एरिया प्राइस के लिए ब्रेक करना मुश्किल है। क्यों? क्योंकि उस पर्टिकुलर एरिया के पास में सेल के ऑर्डर्स है। तो दैट इज व्हाट, वो एक सप्लाई जोन है। तो प्राइस आज जो हम लोग पैटर्न देख रहे हैं जहां पे आपको एक शॉर्ट अपॉर्चुनिटी मिल सकती है कि शॉर्ट ट्रेड हम लोग कैसे आइडेंटिफाई कर सकते हैं। अब अगेन ये पैटर्न हमेशा ही काम करेगा ऐसा जरूरी नहीं है। मार्केट में सारी चीजें हमेशा ही काम करेगी ऐसा जरूरी नहीं है, बट जो प्रोबेबिलिटी रहेगा वो प्रोबेबिलिटी के साथ हम लोग धीरे धीरे आज समझने का कोशिश करेंगे प्राइस एक्शन। तो बेसिकली अब मुझे शॉर्ट करना है यानी क्या है कि मुझे वहां पे सेल अपॉर्चुनिटी फाइंड आउट करनी है। तो अगर अब मुझे कोई स्टॉक या फिर कोई ट्रेड लेना है जहां पे मुझे एक शॉर्ट अपॉर्चुनिटी लेनी है, तो सबसे पहले क्या प्राइस एक सप्लाई जोन में है वो मुझे चेक करना है, या फिर क्या प्राइस एक रेजिस्टेंस के पास में है। प्राइस का मतलब है जो करंट मार्केट प्राइस है। करंट मार्केट प्राइस यानी जो लास्ट, अगर आप डेली चार्ट देख रहे हो तो लास्ट डेली का क्लोज, वीकली अगर देख रहे हो तो लास्ट वीकली का क्लोज, या फिर जो करंट मार्केट प्राइस है वो अगर मुझे शॉर्ट करना है तो क्या वो एक सप्लाई एरिया में है, क्या वो एक रेजिस्टेंस एरिया में है। तो सबसे पहले हमें वो चेक करना है कि क्या वो एक सप्लाई में है, क्या वो एक रेजिस्टेंस एरिया में है। तो मेरे लिए आंसर है कि हाँ, जो प्राइस है वो एक सप्लाई एरिया में है, एक रेजिस्टेंस में है। तो रेजिस्टेंस कैसे हमने आइडेंटिफाई किया, या फिर सप्लाई हमने कैसे आइडेंटिफाई किया? तो पिछले कंटिन्यूअसली हम लोग जो देख रहे हैं कि यहाँ पे मैं फिर से एक बार वो डिलीट करता हूँ एरोज और फिर से मार्क करता हूँ, तो जो लोग नए जुड़े होंगे उनको समझने के लिए।
तो फिर से मैं हम लोग शुरुआत से चालू करते हैं कि यहाँ पे जो मेरा माउस का कर्सर है, 27 सितंबर 2024। अगर आप यहां से लेफ्ट के तरफ चार्ट पे देखोगे, तो एक वर्टिकल लाइन अभी मैं ड्रॉ कर रहा हूं। ये वर्टिकल लाइन से अगर लेफ्ट में आप देखोगे तो एक सरल हमको यहां पे समझ में आ रहा है, जो प्राइस है वो कंटिन्यूअसली प्राइस जो है वो ऊपर की तरफ जा रही है। प्राइस कंटिन्यूअसली ऊपर जा रही है, ऊपर जा रही है। प्राइस अगर ऊपर जा रही है तो हम लोगों को समझना बहुत आसान है कि यहां पे बायर्स कहीं ना कहीं कंट्रोल में है। यानी प्राइस जो है वो बायर्स के कहीं ना कहीं कंट्रोल में है। बायर्स के कंट्रोल में है यानी क्या, कहीं ना कहीं हम लोग ऐसा बोल सकते हैं कि जो डिमांड है वो डिमांड कहीं ना कहीं सप्लाई से ज्यादा है। इसीलिए जो प्राइस है कंटिन्यूअसली ऊपर जा रही है, और ना बल्कि ऊपर जा रही है, तो हमें एक बहुत अच्छा क्लोजिंग भी मिला। अब एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, जो कोई भी रहेगा अगर रिकॉर्डिंग देख रहे हो तो ये पॉइंट आपको नोट करना जरूरी है। प्राइस जो कंटिन्यूअसली ऊपर जा रही है, जो लास्ट वीक जो हुआ, या सॉरी जो करंट वीक में हुआ है, क्या हो गया, प्राइस कंटिन्यूअसली ऊपर जा रही है, कंटिन्यूअसली ऊपर जा रही है। तो हम लोग अब यहां पे क्या हो गए, कंफर्ट में आ गए। कंफर्ट में आ गए यानी क्या हो गया कि अब बस प्राइस रोज ऊपर ही जाने वाली है, अब सब कुछ बढ़िया ही है, सब कुछ बढ़िया ही है यहाँ पे। तो अब मुझे कुछ डरने की जरूरत नहीं है, सब कुछ बढ़िया है, बस मुझे बाय करते ही यहां से चलना है। मुझे क्या करना है, यहां पे सिर्फ मुझे बाइंग ही करना है, क्योंकि सब कुछ अच्छा है, सब कुछ ऊपर ही जा रहा है। तो अब क्या हो गया, यहां पे आपका एक कंफर्ट, जैसे ही आप कंफर्ट में आ गए, यहां पे आपका एक माइंडसेट जो है वो बन गया। ये माइंडसेट क्रिएट किया जाता है। क्यों क्रिएट किया जाता है, क्योंकि यहां पे उनको लिक्विडिटी चाहिए। यानी जो प्राइस ऊपर गई है, कहीं ना कहीं बाइंग बहुत स्ट्रांग है। अब इन लोगों को अगर प्रॉफिट बुक करना है, तो ये जो बायर्स है, अगर इनको सेलर्स बनना है, तो कहीं ना कहीं इनको बायर्स वहां पे चाहिए। तो आपकी एक मानसिकता बनाने के लिए, एक स्पेसिफिक मानसिकता आपकी बनाने के लिए कुछ ना कुछ तो टाइम उसको लगेगा। तो यहां पे मैं फिर से एक लाइन ड्रॉ कर रहा हूं। देखो तो क्या हो गया, 29 दिसंबर 2023 से अगर हम लोग देखेंगे तो 24, तो कहीं ना कहीं 6 महीने जो प्राइस है एक रेंज में चली, और उसके बाद में कंटिन्यूअसली प्राइस ऊपर ही, ये जो बड़ा कैंडल है समवेयर अराउंड ये इलेक्शन का कैंडल रहेगा, और यहां से कंटिन्यूअसली प्राइस ऊपर गया। यानी अब जो भी बैड पैच था वो सब खत्म हो गया। अब मार्केट ऊपर भी जाना है, ऊपर ही जाना है। थोड़ा बहुत नीचे भी आएगा तो मार्केट को वापस से ऊपर ही जाना है। कहीं ना कहीं आप कंफर्ट में आ गए, आपका माइंडसेट हो गया कि अब मुझे बस बाय करते ही करना है, बाय करके ही चलना है। अब सडनली क्या हो गया, मार्केट ऊपर है और सडनली एक दिन क्या हो जाता है, जो एक रेड कैंडल बन गया है, बड़ा सा एक रेड कैंडल बन गया है, वहां पे क्या हो गया, सडन सेलिंग आ गया। तो एक चीज जो आपको यहां पे नोट करनी है और उसको मार्क करके रखना है कि मार्केट में कभी भी कुछ भी हो सकता है। कुछ भी हो सकता है यानी क्या, कभी भी मार्केट में सेलिंग आ सकता है, फ्रेश सेलिंग आ सकता है, कोई भी उसे नहीं रोक सकता। या उसके अपोजिट मार्केट में कभी भी कोई भी रीजन की वजह से, कोई रीजन ना हो, फिर भी मार्केट में एक स्ट्रॉन्ग बाइंग आ सकती है। तो जरूरी नहीं कि हमारे पास कुछ रीजन ही रहे। तो एक चीज जो आपको नोट करके चलनी है, मार्केट में कभी भी सेलिंग आ सकती है, मार्केट में कभी भी बाइंग आ सकती है। तो अब ये जो कंटिन्यूअसली प्राइस ऊपर जा रही थी, कहीं ना कहीं आपका एक माइंडसेट वहां पे बना दिया गया, और उसके बाद में जो है ना एक बड़ा सा रेड कैंडल बना। अब जो एक बड़ा सा रेड कैंडल बना, ये भी हमने लास्ट
कुछ हफ्तों से हम लोग जो डिस्कस करते आ रहे हैं, एक जो स्ट्रॉन्ग रेड कैंडल बना, इसका सिंपली मन मीनिंग क्या है कि यहाँ पे कहीं ना कहीं एक सेलिंग स्टार्ट हुआ है, और यहाँ पे ये जो रेड कैंडल है जिसको अभी मैं मार्क कर रहा हूं एरो से, वहां पे कहीं ना कहीं जो सेलर्स है वो डोमिनेंस है। तो प्राइस कंटिन्यूअसली नीचे आई है, तो कहीं ना कहीं यहाँ पे सेलर कहीं ना कहीं हमारे बायर से ज्यादा थे। अब सडनली क्या हो गया कि बायर कहीं ना कहीं सेलर बहुत स्ट्रांग थे, और उसके बाद में जो है ना दो बेस कैंडल बन गई है। यहां पे क्या हो गया, दो बेस कैंडल बन गई है, तो सडनली एक मार्केट तो बहुत अच्छा ऊपर जा रहा था, मार्केट बहुत अच्छा ऊपर जा रहा था, नीचे नहीं आना चाहिए था पर नीचे आ गया। ठीक है, मेरा माइंडसेट है कि मार्केट अब ऊपर ही जाना चाहिए, मुझे यहां पे बाय करना चाहिए। तो बेस कैंडल बन गए, यानी क्या हो गया, कहीं ना कहीं सेलिंग प्रेशर भी है और कहीं ना कहीं यहां पे बाइंग प्रेशर भी है। तो जो सेलर्स थे, अब वो जो है, ये दो जो बेस कैंडल बनी है, ये बेस कैंडल में प्राइस नीचे तो पुश करने का कोशिश कर रहे हैं, पर हमारा जो माइंडसेट है कि हमको अब बाय करना है, तो कहीं ना कहीं हम लोग यहाँ पे बायर हो गए, और कहीं ना कहीं यहां से एक डिमांड भी क्रिएट हो रहा है। अब यहां पे कहीं ना कहीं बायर्स और सेलर्स में फाइट हुई, कोई भी यहां पे रिजल्ट नहीं आया, क्योंकि बेस कैंडल ही बन रही है। बेस कैंडल बन रही है यानी यहां पे ना बायर स्ट्रांग है ना सेलर स्ट्रांग है, यानी यहां पे डिमांड भी स्ट्रांग नहीं है और सप्लाई भी स्ट्रांग नहीं है, दोनों इक्वल है। और उसके बाद में सडनली क्या हो जाता है, फिर से एक रेड कैंडल बनता है। इसका मतलब क्या हो गया कि यहां पे जो फाइट हुई थी ना, वो फाइट में कहीं ना कहीं सेलर्स यहां पे विन विन सिचुएशन में है। अल्टीमेटली प्राइस नीचे आ गई, और कंटिन्यूअसली जो प्राइस अब ऊपर जा रही थी, हल्का सा देखो प्राइस इसी एरिया में आई, प्राइस ऊपर गई, और प्राइस वापस यहां से प्राइस ने क्या किया, एक नया लो बनाया। नया लो बनाया यानी क्या, जो प्रीवियस लो था, मैं वहां पे भी मार्क कर देता हूं इसको, ये दैट इज प्रीवियस लो। तो ये प्रीवियस लो के भी प्राइस नीचे गई है, तो कहीं ना कहीं यहां पे सेलिंग प्रेशर स्ट्रांग है, कहीं ना कहीं यहां पे सेलर स्ट्रांग है। अब जो और दो पॉइंट यहां पे हमने मार्क करने को रखा था कि ये जो दो बेस कैंडल बनी है और इनकी जो विक्स है, विक्स यानी क्या, जहां तलक प्राइस ऊपर गई है, दैट इज द ओरिजिन जहां से एक्चुअल में सेलिंग चालू हुआ है, दैट इज द ओरिजिन पॉइंट। अब वहां से प्राइस जो है धीरे 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 नीचे ही आ रही है, और हमने देखा था कि कहां तक प्राइस नीचे आएगी और कैसे प्राइस ऊपर जाएगी, वो भी लॉजिक हमने देखा है। अब जो प्राइस है एक ऐसे एरिया में थी, जैसे लास्ट वीक में हमने देखा रहेगा कि हमने क्लियरली आपको बताया था कि जो प्राइस है जस्ट जिस एरिया में ट्रेड कर रही है, वहां पे आपको एक तो बाय नहीं करना चाहिए। ये पूरा एरिया है, दैट इज 25 to 23 से लेके 24,947। अब एक चीज मुझे बहुत क्लियर है कि ये टोटल एरिया में मुझे बाय नहीं करना है। अब प्राइस क्या हो रहा है ना कहीं इसी एरिया में ट्रेड कर रहा है। अब आते हैं कि अब जो हमने जहां से चालू किया था कि क्या यहां पे अगर मुझे शॉर्ट ट्रेड लेना है, तो क्या प्राइस एक सप्लाई जोन में है, जो मैंने यहां पे लिख रखा है, क्या प्राइस एक सप्लाई जोन में है, क्या प्राइस एक रेजिस्टेंस में है, तो आंसर है यस। अब देखो रेजिस्टेंस में तो प्राइस गई, फिर नीचे आई, एक बार ऊपर गई प्राइस, तो ये यहां से एक बार नीचे आई प्राइस, फिर ऊपर गई, और फिर से वहां से प्राइस जो है नीचे है। तो यहां पे कहीं ना कहीं बार बार प्राइस जो है ऊपर जाने की कोशिश कर रहा है, और फिर से वहां से नीचे आने का कोशिश कर रहा है। तो दोनों तरफ जो है ना, प्राइस ऊपर भी जा रही है, नीचे भी जा रही है। इसका मतलब क्या है, व्हाट इज प्राइस, तो इट्स नथिंग बट इट्स आउटकम, यानी एक बायर्स और सेलर्स का जो फाइट है उसका एक आउटकम है। तो अब प्राइस जो है कहीं ना कहीं हमारे ये हाईएस्ट पीक पे यहां पे पहुंच गया था। तो एक बार के लिए प्राइस मेरे इस ऐसे एरिया में है कि जहां पे एक सेलिंग का ट्रेड बन सकता है। अब जरूरी नहीं कि वहां से सेलिंग ही आ जाए, हो सकता है जैसे मैंने आपको बताया था कि यहां पे बाबा बाइंग भी आ सकता है, तो ये एरिया ब्रेक भी हो सकता है, ट्रेंड अप है, सब कुछ अच्छा है, तो हो सकता है कि ये एरिया ब्रेक हो सकता है।
अब एक बार के लिए मैं यहां पे 5 मिनट पे आ रहा हूं। अब मैं 5 मिनट पे चीजें देखता हूं, जरूरी नहीं कि आप वही टाइम फ्रेम फॉलो करें। आपको जो भी टाइम फ्रेम कंफर्टेबल रहेगा आप उसको फॉलो कर सकते हैं। अब यहां पे आपका पूरा मुझे फोकस चाहिए प्राइस को समझने के लिए। अब जो प्राइस है कहीं ना कहीं मेरे रेजिस्टेंस एरिया में है और एक सप्लाई एरिया में भी है, तो दोनों वन एंड सेम ही है। अब प्राइस तो कहीं ना कहीं मेरे सप्लाई में है, कहीं ना कहीं रेजिस्टेंस एरिया में है, बट क्या ट्रेंड मेरे फेवर में है ये भी मुझे चेक करना है। तो इस केस में क्या हो गया, प्राइस तो ऊपर है तो ट्रेंड जो है ना मेरे फेवर में नहीं है। यानी अगर मुझे शॉर्ट ट्रेड लेना है यहां पे, अगर मुझे सेल करना है यहां पे, अगर मुझे शॉर्ट अगर करना है, तो क्या ट्रेंड भी मेरे फेवर में है। तो अब रेजिस्टेंस में तो प्राइस है, सप्लाई में प्राइस है, प्राइस नीचे भी आना चाहिए, पर ट्रेंड अगर उसके फेवर में नहीं है तो ये इस तरह से थोड़ा सा समय ले सकती है। तो यहां पे मैं मार्क कर रहा हूं डे 1। अब बहुत आसान समझना है, बहुत कुछ भी मुश्किल नहीं है। डे 1 पे क्या हुआ, जस्ट प्राइस ओपन हुई। हर एक कैंडल जो है 5 मिनट का है, तो ओपन हमें डेली का ही लेना है। तो प्राइस जहां पे ओपन हुई वहां से क्या हुआ उस दिन डे 1 पे क्या हुआ, डे 1 9 जून को प्राइस ओपन होते ही प्राइस नीचे आई। एक प्राइस ने अभी फिलहाल के लिए इंट्राडे का एक लो बनाया, इंट्राडे, ठीक है। इसके बाद में लो भी बन सकता है नहीं भी बन सकता है, मुझे पता नहीं। बट अभी तो मेरे पास में इतना ही इनपुट है, प्राइस ने एक लो बनाया, फिर से प्राइस ऊपर गई, और प्राइस जो है ना ये ओपन और लो इसी के रेंज में ही ट्रेड करती रही। तो ना भी हमें एक नया लो भी नहीं मिला, इंट्राडे का लो की बात कर रहा हूं वो भी नहीं मिला, और इंट्राडे का नया हाई भी नहीं मिला। तो डे 1 में कुछ हुआ नहीं, प्राइस खुलते ही एक उसने लो दिया जहां पे सेलिंग जो आई वो ये लो ब्रेक नहीं कर पाया फॉर दैट पर्टिकुलर डे। तो ये लो पे हमने एक हॉरिजॉन्टल लाइन मार्क कर दी है। अब आते हैं हम लोग डे 2 पे। तो डे 2 पे मुझे क्या पता चल रहा है कि अगेन जो प्राइस है वो ओपन हुई। ओपन जो हुई कहीं ना कहीं जो प्राइस है प्रीवियस डे के हाई के ऊपर ओपन हुई है। तो अगर प्राइस प्रीवियस डे के हाई के ऊपर, अभी मैं जो लाइन ड्रा कर रहा हूं ये प्रीवियस डे हाई का लाइन है, तो प्राइस जो है कहीं ना कहीं प्रीवियस जो डे है उस डे के हाई के ऊपर ओपन हुई है। तो कहीं ना कहीं यहां पे बायर स्ट्रांग थे क्योंकि प्राइस ऊपर खुली है। प्राइस ऊपर खुली है यानी कोई ना कोई तो बायर है और वहां पे कोई ना कोई तो सेलर है, इसीलिए प्राइस वहां पे गई है। और सडनली क्या हो गया, वहां से जो प्राइस है नीचे आ गई। यानी क्या हो गया कि अब मुझे एक पॉइंट तो पता चल गया कि जो मेरा प्रीवियस डे हाई था वो डे हाई कितना था, 25,143। यहां पे हम लोग देख रहे हैं 25,143। तो जैसे ही प्राइस जो है ना प्रीवियस डे हाई के ऊपर गई उसके बाद में सीधा प्राइस नीचे आ गई। अब नीचे आने के बाद देखो क्या हो गया, यहां से तो इसने प्रीवियस डे लो ब्रेक किया है और एक जस्ट इंट्राडे लो बन गया। एक इंट्राडे तो लो बन गया जिसने प्रीवियस लो भी है। तो मुझे क्या पता चला कि जब जब भी प्राइस, अब यहां से मुझे क्या पता चल रहा है कि जब भी प्राइस 25,143 के ऊपर जा रही है तो यहां से एक सेलिंग आ रहा है। अब सेलिंग तो आ गया, इसने एक लो बनाया, बट क्या हुआ, फॉलो थ्रू लो नहीं बना। ओके, जो भी स्पेलिंग रहेगा प्लीज आप उसको इग्नोर करें। नो फॉलो थ्रू लो, फॉलो थ्रू लो नहीं बना, यानी क्या, प्राइस फिर से यहां से ऊपर गई। ये सब मैं इंट्राडे की बात कर रहा हूं, यहां से तो प्राइस ऊपर गई। जहां पे देखो ओपन जो था जहां से सेलर आए थे ना वहां से फिर से प्राइस नीचे तो आई, बट जो इंट्राडे में मुझे लो मिला था ना वो लो ब्रेक नहीं हुआ। तो यह सेलिंग तो आ रहा है बट इतना स्ट्रांग भी सेलिंग नहीं है क्योंकि फॉलो थ्रू लोज ब्रेक नहीं हो रहे हैं। और डे एंड होते होते जो प्राइस है यहां पे कहीं ना कहीं एक फ्लैट क्लोजिंग हमको मिल गया।
ये 3:30 का क्लोज है। अब आते हैं जो इंपॉर्टेंट डे है, डे 3। अब यहां पे आपका सबका मुझे ध्यान चाहिए। अब डे 3 पे क्या हो गया, देखो एक बार फिर से हम लोग कंटिन्यूशन में जाएंगे। अब डे 2 से हमने क्या किया, देखो यहां तक एक हाई बना, और जो डे 2 का जो लो था, सॉरी डे 3 का जो लो था, ये लो ने क्या किया, इन दोनों दिन का हाई ब्रेक किया। यानी क्या किया, जहां से सेलिंग आ रही थी, वापस से जो मैंने एक हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ करी है, वो डे 2 का हाई है। तो उस लो ने क्या किया, इस लो ने जहां से सेलिंग स्टार्ट हुई थी, तो सेलिंग कहां से स्टार्ट हुई थी हमारे लिए, डे 1 का जो हाई था। तो यहां पे मैं लिख रहा हूं, सेलिंग यहां से हम लोगों के लिए स्टार्ट हुई है। अब ये जो सेलिंग स्टार्ट हुई है, ये सेलिंग कहां पे आके रुकी, डे 3 के लो पे आके रुकी। यहां पे एक सडन बाइंग आ गया, तो ये सेलिंग यहां पे स्टॉप हुई, और ना कि सेलिंग स्टॉप हुई, यहां से प्राइस ने एक नया इंट्राडे हाई दिया। जो डे 1 डे 2 पे नहीं हो रहा था, वो डे 3 पे हमको क्या मिला, न्यू इंट्राडे हाई। अब मुझे न्यू इंट्राडे हाई मिला, बट अगेन जैसे हमने देखा कि यहां पे प्राइस जो है कंप्लीट ओरिजिन में के पास में है, इस एरिया में कभी भी सेलिंग आ सकती है। इसीलिए हम लोग बहुत क्लियर थे कि हमको हाई पे बाय नहीं करना है। तो अभी हम लोग कहां पे पहुंचे, कि इस पॉइंट पे पहुंचे कि डे 3 पे एक लो दिया, उस लो ने सेलिंग स्टॉप किया, और वहां से एक बाइंग चालू हो गया, और जिसने डे 2 डे 1 दोनों के हाई ब्रेक किए। यानी जहां से मेरा सेलिंग स्टार्ट हुआ था ना, उसके ऊपर जाके 5 मिनट, 15 मिनट, 60 मिनट का तो क्लोज हो गया। क्या डेली में प्राइस सस्टेन कर पाएंगे, यानी प्राइस ऊपर गई है, इसका मतलब क्या है कि कहीं ना कहीं एक पॉइंट ऑफ टाइम के लिए यहां पे बायर स्ट्रांग है। प्राइस यहां से ऊपर गई है, जिसने दो मेरे हाई ब्रेक किए, जहां से सेलिंग स्टार्ट हुआ था वो हाई ब्रेक किया, और कहीं ना कहीं इंट्राडे का मुझे क्लोज मिला, फिर वो 5 मिनट का रहेगा, 10 मिनट का रहेगा, 60 मिनट का रहेगा। अब एक पॉइंट ऑफ टाइम के लिए ये जो लो बना है, अब वहां पे मैं एक हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ कर रहा हूं, वो लो है समवेयर अराउंड 25,081। तो ये जो ड्रॉ की है, ये लाइन को हम लोग क्या करते, अलग से थोड़ा सा मार्क करते, यानी ये हमको क्लियरली समझ में आना चाहिए कि इस जो डॉटेड लाइन है, इस डॉटेड लाइन ने मेरा एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट है। इंपॉर्टेंट सपोर्ट है, यानी यहां पे क्या है, बायर्स है जिन्होंने प्राइस को पुश किया है। अभी ध्यान से ये पॉइंट को समझना, और बाद में आप लिख के रखना कि यहां से यहां पे कौन है, बायर्स है, इसी वजह के लिए तो प्राइस ऊपर गई है। अब क्या होता है, इंट्राडे का तो क्लोजिंग मिला, डे एंड का देखते क्या होता है, प्राइस ऊपर जाने के बाद में क्या हो गया, प्राइस नीचे तो आ गई, पर हमें एक इंट्राडे लो तो नहीं मिला, यानी नया लो तो नहीं मिला, बट यहां से नीचे आ गई। यानी क्या हो गया, जो मेरे प्रीवियस सेलिंग के लेवल्स है ना, उसके ऊपर जैसे ही प्राइस गई, फिर से प्राइस के अंदर सेलिंग आ गई है। तो पिछले डे 1 और डे 2 का सेलिंग जो था, कहीं ना कहीं यहां पे रुका था। यहां पे क्या है, स्ट्रॉन्ग बायर्स है मेरे लिए। यहां पे क्या है, स्ट्रॉन्ग बायर्स है। अब एक बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, जो चेंज इन पोलैरिटी, एक टेक्निकल एनालिसिस का एक कंसेप्ट है, दैट इज चेंज इन पोलैरिटी। चेंज इन पोलैरिटी क्या है, यानी ये जो मेरा सपोर्ट था, ये जो मेरा सपोर्ट है, अगर ये ब्रेक हो जाता है, ये रेजिस्टेंस का काम करेगा। कैसे,
अगर यहाँ पे स्ट्रॉन्ग बायर्स है, हमने किस बेसिस पे स्ट्रॉन्ग बायर्स बोला? क्योंकि ये लो ने पिछले 2 दिन का सेलिंग स्टॉप किया। कैसे सेलिंग स्टॉप किया हमको कैसे पता चला? यहां से प्राइस ऊपर जाने के बाद ही पता चला, पहले तो नहीं पता चला। प्राइस ऊपर गई, इसने क्या किया, जहां से सेलिंग स्टार्ट हुआ था वो एरिया के ऊपर गई, इंट्राडे क्लोज मिला। अगर डेली क्लोज मिलता तो और भी अच्छा था, नहीं मिला, प्राइस नीचे आ गई। एंड ऑफ द डे मुझे क्या पता चला कि बॉस ऊपर कहीं ना कहीं सेलर्स है। और जैसे हमने डे 1 डे 2 में देखा कि फॉलो थ्रू लो नहीं मिल रहा है, यानी पिछले दिन का लो ब्रेक नहीं हो रहा है, तो कहीं ना कहीं ये सभी सारी बेस कैंडल ही बन रही है। अब मेरे पास क्या डेटा पॉइंट्स है? अब हम लोग जो ट्रेड करने वाले हैं वो जो ट्रेड रहेगा हमारे डेटा पॉइंट्स पे रहेगा। तो मेरे पास डेटा पॉइंट्स क्या है कि जो प्राइस है वो सेलिंग एरिया में है, ट्रेंड मेरे लिए तो अप है, इसीलिए मुझे थोड़ा सा कॉशियसली शॉर्ट करना है, कॉशियसली ट्रेड लेना है, क्योंकि ट्रेंड के अगेंस्ट में मैं जा रहा हूं। प्राइस तो रेजिस्टेंस पे है, सप्लाई में है, पर ट्रेंड अगर फेवर में नहीं रहेगा तो वो ट्रेड की चलने की प्रोबेबिलिटी कम रहेगी। अब उसके बाद क्या होगा, हम लोग अब देखते हैं कि यहां पे मेरे लिए स्ट्रॉन्ग बायर्स है। तो अब नेक्स्ट डे यानी 11 जून के बाद में 12 जून को मैं क्या करूंगा, 25,080 ये मेरा स्ट्रॉन्ग बायर्स का एरिया है, तो मैं बाय करने की कोशिश करूंगा। अब अपने दिमाग पे जोर डालो, अगर यहां पे स्ट्रॉन्ग बायर्स है, अगर ये बायर्स को मुझे डिफिट करना है, तो मुझे से ही ज्यादा जितने स्ट्रॉन्ग बायर्स है, अगर मुझे उन स्ट्रॉन्ग बायर्स को डिफीट करना है, तो उनसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग मुझे कौन चाहिए? सेलर्स चाहिए। तो अब डे 4 को क्या हुआ कि प्राइस तो ऊपर खुली, तो मुझे पता है कि जो भी मेरी हॉरिजॉन्टल लाइन यहां पे मैंने ड्रॉ करके रखी है, यहां पे तो मुझे बाय नहीं करना है। ये मेरे माइंड में बहुत क्लियर था, हमने लास्ट वीक भी यही डिस्कस किया था। अगर फिर भी यहां पे आपको कोई भी बाय का सेटअप अगर मिल जाता है, कोई भी अगर आपको बाय का सेटअप मिल जाता है, अगर आप बाय भी करते हो, तो आपको स्टॉप लॉस बहुत टाइट लगाना है, ये भी हमने डिस्कस किया था। अब आते हैं हम लोग 12 जून पे। 12 जून पे क्या हुआ, प्राइस जैसे ही खुली, प्राइस ऊपर गई, तो मेरा माइंडसेट अपने माइंड में क्लियर था कि यहां पे तो मुझे बाय नहीं करना है। बायर्स भले ही स्ट्रांग है, बायर्स कहां पे स्ट्रांग है? 2580 के आस पे पास में स्ट्रांग है। अब प्राइस कहां तलक ऊपर गई है? डे 2 ये जो हाई है, ओके, मैं उसको एक्सटेंड कर देता हूं लाइन को थोड़ा सा। जो मेरा डे 2 था ना, देखो ये डे 2 के ऊपर जैसे ही प्राइस गई डे 3 में, वहां से सेलिंग आई है। तो जैसे ही प्राइस इस हाई के पास में आएगी, तो डे 2 का हाई क्या था अपना? 25,190। तो कहीं ना कहीं यहां से भी सेलिंग आ रही है, ये पॉइंट से भी सेलिंग आ रही है, तो मुझे पता है कि इस पॉइंट के पास में तो मुझे बाय नहीं करना है। इतना तो क्लियरिटी है मेरे पास कि अगर आप इंट्राडे में यहां पे कहीं पे प्राइस देख रहे हो, तो भाई मुझे यहां पे बाय नहीं करना है। क्यों नहीं करना है? डेटा पॉइंट हमें क्या सजेस्ट कर रहा है कि यहां से सेलिंग आ रहा है, यहां से भी सेलिंग आ रहा है, तो यहां पे तो मुझे बाय नहीं करना चाहिए। तो अब क्या हो गया, यहां से देखो प्राइस नीचे आ रही है। अब जैसे मैंने बताया कि 25,080 के पास में कहीं ना कहीं बायर्स स्ट्रांग थे, तो यहां पे मुझे बाय तो करना चाहिए, तो प्राइस हल्का सा ऊपर गई। अब इंट्राडे का एक लो भी हमें मिला, और यहां से जैसे ही प्राइस ऊपर गई और प्राइस ने देखो इंट्राडे में नया लो बनाया। अब पॉइंट नोट क्या करना है, डे 1 और डे 2 में हमको नया इंट्राडे लो नहीं मिल रहा था, फॉलो थ्रू लो नहीं मिल रहा था। डे 4 पे हमें फॉलो थ्रू मिल गया, यानी इंट्राडे नया लो मिल गया। और डे 4 पे क्या हो रहा है, डे 1 डे 2 डे 3, इन तीनों दिन का लो प्राइस ब्रेक कर रहा है। अब क्या हो गया, चेंज इन पोलैरिटी। एक बार हल्का सा प्राइस नीचे आया, देखो फिर से क्या हो रहा है, फाइट हो रहा है। कहां तलक प्राइस नीचे आया था? अब डे 3 का तो लो ब्रेक कर दिया, अब क्या हो गया, डे 2 का जो लो था ना, वहां तलक प्राइस पुश हुई है। आई होप आप सब ये चीजें समझ में आ रहे। तो अब डे 2 का लो, डे 3 का लो, ये क्या कर रहा है? ये आने वाले सेलिंग प्रेशर को स्टॉप करने का कोशिश कर रहा है। अब प्राइस क्या कर रही है? अभी भी मैं यहां पे तो बाय का ही वेट करूंगा, क्योंकि यहां से प्राइस तो ऊपर गई, यहां तो मैं शॉर्ट का नहीं सोचूंगा। अब देखते थोड़ा सा आगे।
प्राइस ऊपर जाने का कोशिश कर रही है और अल्टीमेटली जो है ना, एक कंटिन्यूअसली डे 4 पे क्या हो रहा है, ये मेरा डे 4 है। डे 4 पे क्या हो रहा है, प्राइस जो है ना कंटिन्यूअसली इंट्राडे में नया लो बनाते जा रही है। डे 4 पे प्राइस क्या कर रही है, इंट्राडे पे न्यू लो बनाते हुए प्राइस नीचे आ रही है। तो कहीं ना कहीं जो मुझे एक हिंट मिल रहा था कि ऊपर से जो सेलिंग था जहां पे स्ट्रॉन्ग बायर्स है, अगर इन स्ट्रॉन्ग बायर्स को अगर डिफीट करना है तो कहीं ना कहीं मुझे स्ट्रॉन्ग सेलर्स चाहिए। स्ट्रॉन्ग सेलर्स है, सेलर अपना एग्जिस्टेंस दिखा रहे, कैसे, इंट्राडे में मुझे कंटिन्यूअसली नए लो मिल रहे हैं। और एक बार के लिए मेरा जो डॉटेड लाइन है, दैट इज इंपॉर्टेंट सपोर्ट, डे 3 का लो भी ब्रेक हो गया, डे 2 का लो भी ब्रेक हो गया। यहां पे देखो ब्रेक हो गया, यानी क्या मेरे लिए, मैं 5 मिनट का टाइम फ्रेम फॉलो करता हूं, तो 5 मिनट के टाइम फ्रेम में मुझे दोनों लोज के नीचे क्लोज मिल गया। अब अगर मुझे शॉर्ट करना है तो मैं कहां पे शॉर्ट करूंगा, इस लेवल के पास में मैं शॉर्ट करूंगा। अब आती है स्टॉप लॉस की बारी। अब क्या हो जाता है ना, ये लाइव मार्केट है, जैसे मैंने आपको बताया कि अगर प्राइस को नीचे आना है तो लास्ट कोई भी हाई ब्रेक नहीं हो रहा है और लोज ब्रेक हो रहे हैं। तो यहां पे अगर मैं शॉर्ट ले रहा हूं तो बहुत लंबा स्टॉप लॉस तो नहीं चाहिए, मैं बहुत लंबा स्टॉप लॉस तो फॉलो नहीं करता हूं। तो मान के चलते कि हम लोगों ने थोड़ा सा लूज स्टॉप लॉस रखा, एक 50 पॉइंट का हमारा स्टॉप लॉस रहेगा। अब आता है इंपॉर्टेंट कंसेप्ट, दैट इज चेंज इन पोलैरिटी। जो मेरे लिए एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है, स्ट्रॉन्ग सपोर्ट का मीनिंग क्या है, मेरा डेफिनेशन क्या है स्ट्रॉन्ग सपोर्ट का, जहां पे आने वाला सेलिंग स्टॉप हुआ और उस लो ने जहां से सेलिंग स्टार्ट हुआ था ना, वो एरिया को ब्रेक किया। तो यहां पे कहीं ना कहीं वो स्ट्रांग बायर्स है, अगर इन स्ट्रांग बायर्स को मुझे हराना है तो मुझे कहीं ना कहीं उनसे भी ज्यादा स्ट्रांग सेलर्स चाहिए। तो अब ये सारी चीजें मुझे कंफर्म कर रही है कि कहीं ना कहीं आज के दिन, दैट इज 12 जून को, वो सेलर्स आ गए हैं। और जैसे मैंने आपको बताया, कभी भी कुछ भी हो सकता है, तो उसके लिए प्रिपेयर होना चाहिए। अब अगर यहां से प्राइस ऊपर आती है तो 2580 के पास में मैं शॉर्ट करने का सोचूंगा। अब प्राइस नीचे आई, फिर से ऊपर गए और यहां पे देखो क्या हो गया, प्राइस ने रेजिस्टेंस लिया, प्राइस यहां से फिर नीचे आना चालू हो गई। अब देखो क्या कर रहा है, इजीली प्राइस नीचे आ रही है, नहीं आ रही है, और सडनली उसके अंदर एक बहुत स्ट्रांग ड्रॉप आ गया। तो ये जो सेटअप है, ये पर्टिकुलर सेटअप मैं 5 मिनट में फॉलो करता हूं। आप एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं, टाइम फ्रेम चेंज करके देख सकते हैं। ऐसा कुछ सेटअप आपको मिलता है कि आने वाले दिनों में आप इसको ऑब्जर्व कर सकते हैं। अगेन, इट्स ऑल अबाउट प्रोबेबिलिटीज, इट्स ऑल अबाउट आप प्राइस को कैसे समझते हैं, आपका वहां पे अंडरस्टैंडिंग आना बहुत जरूरी है। जो चीजें मैंने बताई है, जो मुझे समझ में आता है, वो चीजें मैंने आपको यहाँ पे एक्सप्लेन की है कि यहाँ पे प्राइस जो रेजिस्टेंस एरिया में था, तो जो शॉर्ट ट्रेड बनता है वो यहाँ पे बनता है। अब यहाँ पे मैंने निफ्टी के अलावा मैंने क्या किया था, निफ्टी में तो शॉर्ट ट्रेड नहीं लिया था, मैंने बैंक निफ्टी के अंदर शॉर्ट ट्रेड लिया था। और अगर आप बैंक निफ्टी देखोगे तो ये आपका जो टाइम था, ये लगभग एक्सपायरी का दिन था, और यहां पे आप देखोगे ना तो पूरा एक साइडवेज में मार्केट चला गया। तो यहां पे क्या हो रहा था कि समवेयर अराउंड 56,500 का जो पुट है मैंने बाय किया था। और मैं बता ना, मैं बहुत बड़ा कोई ट्रेडर नहीं हूं, मैं छोटा ही ट्रेड लेता हूं, मेरा रिस्क एपेटाइट छोटा है, तो मैं बट ट्रेड लेते रहता हूं, पर रिस्क मैनेजमेंट करना बहुत जरूरी है। तो 56,500 का पुट मैंने बाय किया। मैंने 50 बैंक निफ्टी में शॉर्ट जाना क्यों प्रीफर किया, क्योंकि उसका जो लॉट साइज है वो लॉट साइज छोटा है, यानी 30 का ही लॉट है, तो मेरा रिस्क छोटा हो जाएगा। और निफ्टी का लॉट जो है वो समवेयर अराउंड 70 का है, तो अगर छोटा भी मैं अगर स्टॉप लॉस रखता हूं तो उसमें भी बड़ा, यानी जो भी रेंज रहेगा, तो स्टॉप लॉस मेरे लिए थोड़ा सा उसके अंदर वाइड हो जाता है। तो जैसे यहां पे हमने इसके अंदर जो एंट्री लिया था समवेयर, जो हाई इसने ब्रेक किया,
तो फाइव समवेयर यहां पे मैंने एक एंट्री इसमें लिया था, जो लास्ट उसका जो क्लोज था दैट्स 580। तो मैंने लगभग इसी के आसपास ना कहीं एंट्री कर ली थी समवेयर। यहां पे एंट्री करने के बाद मैं आपको क्या बता रहा हूं कि देखो इतना देर जो है ना यहां पे बहुत मार्केट स्लगिश रहा। क्यों स्लगिश रहा ये आपको बैंक निफ्टी के चार्ट से बहुत अच्छा समझ में आएगा। इन लोगों को क्या करना था यहां पे ऐसे बार बार लग रहा था ना कि मार्केट नहीं टूटेगा और मार्केट ऊपर जाएगा, मार्केट नहीं टूटेगा नहीं ऊपर जाएगा, मैं भी कंफ्यूज हो रहा था। वहां पे एक कॉल ऑप्शन भी मैं देख रहा था कि क्या होगा यहां पे। 56,300 का कॉल ऑप्शन यहां पे मैं देख रहा था। तो देखो क्या गलतियां होती है, मैं आपको वो यहां पे दिखाना चाह रहा हूं। तो ये भी आप देखोगे ना कंटिन्यूअसली एक रेंज में ही चल रहे थे। तो यहां पे ये बिल्कुल भी ब्रेक नहीं हो रहा था, ये एरिया उसी कंसोलिडेशन में चल रहा था। ऐसा लग रहा है कि एक नया लो दे रहा है फिर ऊपर जा रहा है फिर लो दे रहा है, उसी रेंज में है। और यहां से कहीं ना कहीं बैंक निफ्टी रिवर्स होना चाहिए, निफ्टी रिवर्स होना चाहिए, ऐसा कुछ उन्होंने एक सिनारियो यहां पे बना दिया। अब क्या हो गया कि आप एक्सपायरी का दिन है, अब मार्केट नहीं टूट रहा है, तो फिर से आपका क्या बना दिया, माइंडसेट बना दिया और अगेंस्ट जो अपने प्लान किया था ना वो प्लान के अगेंस्ट में जाके यहां पे आपको पुट के बजाय कॉल बाय करने के लिए मजबूर कर दिया। और अल्टीमेटली क्या हो गया, जैसे ही वो एरिया ब्रेक हुआ, एक्सपायरी का जो दिन था आखिरी आखिरी में जो क्लोजिंग में वहां से जो सेलिंग आया, उसके बाद में जो है ना एक स्ट्रॉन्ग सेलिंग आया और फॉलो थ्रू भी उसके अंदर आया। तो ये जो पर्टिकुलर सेटअप था ये सेटअप शॉर्ट के लिए चेंज इन पोलैरिटी का है। जिस लो ने नया हाई दिया था, अगर प्राइस वो लो ब्रेक कर रही है तो फिर से प्राइस अगर उसी लो को टेस्ट करता है तो वहां से हम लोग शॉर्ट कर सकते हैं। बट इसकी जो कंडीशंस है, प्राइस एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस स्ट्रॉन्ग सप्लाई के पास में चाहिए। और उसके बाद में ऐसा कुछ अगर सेटअप मिलता है, आई होप आपको यहाँ पे समझ आया होगा। अगर आपको कुछ समझ भी नहीं आया होगा तो आप प्लीज क्वेश्चंस रेज कर सकते हैं। कोशिश रहेगी कि आपके जो भी क्वेश्चंस रहेंगे ना हम लोग उसका आंसर करें। अब कहां तक प्राइस नीचे आई, जो हमने लास्ट वीक देखा था कि हमने यहां पे देखा लिख के रखा था कि अगर यहां पे सेलिंग स्टॉप हुआ है और बाइंग स्टार्ट हुआ है तो कहीं ना कहीं हम लोग इनिशियली जो था ना 24,668 पे बाय करना चाह रहे थे। अब ये अगेन सपोर्ट कहां पे मिला, हमने जो दो लाइन ड्रॉ करके रखी है दैट इज 24,532 और 24,448। यहां पे क्या हो गया देखो, हमने ऑलरेडी सभी लाइन ड्रॉ करके रखी, यहां पे हमने ऑलरेडी लिख के रखा है ना स्ट्रॉन्ग बायर है, यहां पे एक सपोर्ट एरिया है। कैसे स्ट्रॉन्ग बायर है, यहां पे स्ट्रॉन्ग बायर है, कैसे हमने देखा था कि ये इनिशियली अगर आप पुराने वीडियोस जाके जो देखेंगे जो कंटिन्यूअसली हम लोग बना रहे हैं, तो जो अभी जो मैं यहां पे डिलीट कर रहा हूं यहां से एक बार सेलिंग स्टार्ट हुआ था। ठीक है, यहां से सेलिंग स्टार्ट हुआ था, यहां पे यहां तक प्राइस नीचे आई और यहां पे प्राइस नीचे आने के बाद देखो क्या किया, जहां से सेलिंग स्टार्ट हुआ था ना उसके ऊपर जाके प्राइस क्लोज हो गई। तो यहां पे मेरे लिए क्या है, बहुत स्ट्रॉन्ग बायर्स है। यहां पे मेरे लिए क्या है, बहुत स्ट्रॉन्ग बायर्स है। अब जो चीज यहां पे जो सेटअप मैंने बताया है, अगेन यहां पे स्टॉप लॉस भी हिट हो सकते हैं। तो ऐसा नहीं कि अरे यार ये मैंने ट्रेड लिया और स्टॉप लॉस हिट हो गया ये काम नहीं करेगा। तो देखो 100% कुछ काम नहीं करेगा। बट जैसे मैंने आपको बताया कि अगर प्राइस रेजिस्टेंस पे है तो ये बहुत अच्छा चांस है शॉर्ट करने का। अब क्या करेंगे ना लोग, अगर मान के चलो कि अगर कल जाके 24,448 ब्रेक करता है, अगर ये एरिया ब्रेक करता है और हम लोग चाहते हैं कि हम लोग यहां पे शॉर्ट करें, बट जैसे मैंने आपको बताया करंट मार्केट प्राइस अगर कोई सप्लाई सॉरी कोई डिमांड से अगर कोई सपोर्ट से अगर ऊपर आ रही है तो हो सकता है कि यहां पे जो रेजिस्टेंस है वो इजीली ब्रेक हो जाए। तो क्यों वो सिस्टम फेल जाता है ये भी मैंने आपको बताया। तो करंट प्राइस ना, करंट मार्केट प्राइस कहां से आ रही है, करंट मार्केट प्राइस कैसे बिहेवियर कर रही है, अगर वो आपने समझ लिया तो वो पर्टिकुलर पैटर्न काम करेगा नहीं करेगा ये आपको वहां पे समझ आ जाएगा।
तो अगर हम लोग यहाँ पे 60 मिनट पे आते हैं समझने के लिए, तो ये मेरा एक लो था जहां पे जो एरिया हमने ड्रॉ करके रखे हैं। तो यहाँ पे कल जो है एक बैड न्यूज आया, देखो कितना भी बैड न्यूज आया ये एरिया में आ गया तो कौन ट्रिगर हो गए? जिन लोगों ने शॉर्ट किया था ना वो लोग यहाँ पे प्रॉफिट बुक करने आ गए, क्योंकि सडनली बहुत अच्छा प्रॉफिट मिल रहा है। जो पुट ऑप्शन मैंने लिया था समवेयर अराउंड 480 490, मैं इंट्राडे में उसमें प्रॉफिट लेके निकल गया था। नेक्स्ट डे वो डबल टिबल यानी ऑलमोस्ट 500 का वो 1200 तक पहुंच गया। और ऐसे ही प्राइस हमारे सपोर्ट एरिया में, यहाँ पे बहुत लोगों का मॉर्निंग में ही फोन आ गया था कि प्राइस जो है ना गैप डाउन हो ओपन हो रहा है, निफ्टी 400 पॉइंट नीचे ओपन हो रहा है, क्या हम इमीडिएटली शॉर्ट करें या फिर हम लोग वहां पे एग्जिट हो जाए क्या? प्राइस कहाँ पे ओपन हो रहा है? एक सपोर्ट पे ओपन हो रहा है, और जैसे ही सपोर्ट पे ओपन हो इमीडिएटली वहां से बाइंग आना चालू हुआ है। तो अगेन हमारे लिए जो रेंज है अभी भी सेम है। तो थोड़ा सा हम लोग क्या करते हैं इसमें, अब वापस से वीकली टाइम फ्रेम पे आते हैं, और अब अगले वीक हमें क्या नजर आता है, मार्केट क्या लगता है, वापस से हम लोग वो एक बार डिस्कस करेंगे। तो थोड़ा सा लेंदी हो गया है ये सेशन, तो थोड़ा सा मैं रैप अप करने का कोशिश करूंगा, थोड़ा सा स्पीड अप में हम लोग जाएंगे। मंथली अभी भी हमारे लिए सब कुछ अच्छा ही है, जो करंट मार्केट प्राइस है वो कहीं ना कहीं अभी भी सेलिंग एरिया में है। हाई पे अभी भी हम लोगों को बाय नहीं करना है। वीकली पे अगर हम लोग जाएंगे तो आरएसआई ने जो है फिर से 60 पे रेजिस्टेंस लिया है। तो देखो जितना बड़ा टाइम फ्रेम रहेगा ना, जैसे वीकली पे, तो उतना टाइम तो कम से कम ये लेगा ही ब्रेक करने के लिए। तो अब अगेन क्या हो गया है कि जो इंपॉर्टेंट सपोर्ट है मेरे लिए ये वाला, जो 16 मई का जो लो था समवेयर अराउंड 25,019। तो ये 25,019 अभी भी बहुत स्ट्रांग सपोर्ट का काम करेगा, पर जो प्राइस है कहीं ना कहीं एक सेलिंग प्रेशर हम लोगों को दिखाई दे रहा है। और अगर आप पर एक कैंडल स्टिक फॉर्मेशन की बात करें तो ये जो कैंडल स्टिक है एक ग्रीन और रेड, कहीं ना कहीं एक ये काइंड ऑफ बेरिश कैंडलस्टिक है, जिसका एक रिवर्सल पैटर्न भी है, जिसको हम लोग बेरिश एंगल बोल सकते हैं। अब इसमें क्या है ना कि आपको परफेक्ट कैंडलस्टिक पैटर्न नहीं मिलेगा, यानी क्या है कि बॉडी बॉडी को कवर नहीं कर रहा है, बॉडी थोड़ा सा कम हो गया, और वीक पार्ट क्या कर रहा है, थोड़ा सा बॉडी पार्ट को कवर कर रहा है। बट कहीं ना कहीं हायर लेवल पे सेलिंग है, जो सेलिंग कहाँ पे रुका है, लगभग 24,473 पे रुका है। तो आने वाला जो सेलिंग है, तो सेलिंग कहाँ से स्टार्ट हुआ? 16 मई का जो हाई है, दैट इज हाई 25,116, यहां से सेलिंग जो आया है, कहीं ना कहीं ये इस वीक का लो था 24,473, यहां पे आके रुक गया है। तो अगेन हम लोग लो पे तो शॉर्ट नहीं करेंगे, यहां से अगर प्राइस ऊपर जाती है तो हम लोग वहीं पे शॉर्ट करने का सोचेंगे। तो जो वीक का हाई था, तो जैसे कि अब यहाँ पे जो गैप बन गया है, तो हो सकता है 24,888, 12 जून का जो हमारा ये गैप है, अब ये गैप अगर प्राइस फिल करने आती है तो यहाँ से हो सकता है कि अगर फिर से शॉर्ट अगर सेटअप मिल जाए तो ये क्लोजिंग के पास से हम लोग फिर से सोच सकते हैं कि हमें शॉर्ट करना है। तो आरएसआई मोमेंटम जो है कहीं ना कहीं यहाँ पे पिकअप नहीं हो रहा है, प्राइस ऊपर जाने का कोशिश तो कर रहा है, बट वो प्राइस के अंदर क्या है ना, मोमेंटम नहीं आ रहा है। तो अगर ये जो लो है दैट इज 24,473 अगर ब्रेक कर रहा है, तो हमने जो इनिशियली देखा था दैट इज 9 मई का जो क्लोजिंग है दैट इज 24,008, ये गैप के पास में हम लोगों को एक बाइंग अपॉर्चुनिटी मिल सकती है। तो डेली और वीकली में कहीं ना कहीं जो है आरएसआई मोमेंटम प्राइस को सपोर्ट नहीं मिल रहा है, तो प्राइस ऊपर की तरफ इसी वजह से नहीं जा पा रही है। 60 मिनट की अगर हम लोग बात करें तो कहीं ना कहीं इजीली 40 ब्रेक हो गया है, तो प्राइस अगेन एक चॉपी मूड में रहेगा। तो यहां से प्राइस थोड़ा सा ऊपर जाएगा, कहीं ना कहीं 60 के पास जब आरएसआई आएगा, और प्राइस ये एक एरिया है जो हमने देखा था 24,644, और उसके ऊपर ये वाला जो एक सप्लाई जोन बना है दैट इज 25,040। तो यहाँ पे हम लोग अगर प्राइस आती है और फिर से कोई सेटअप अगर बनता है, तो हम लोग फिर से यहाँ पे शॉर्ट करने का सोचेंगे। तो अगेन जो चौपी रहेगा मार्केट, हम लोगों को चौपी तो मिलने ही वाला है, क्योंकि लॉन्ग टर्म जो है कहीं ना कहीं बुलिश है, और मीडियम टर्म और जो शॉर्ट टर्म है कहीं ना कहीं थोड़ा सा अब मोमेंटम वहां पे
लैग कर रहा है। तो हो सकता है कि फिर से हम लोग को चॉपी मार्केट देखने मिले। अब ये रेंज अगर ब्रेक होता है तो ही प्राइस 24,000 यहां तक आ सकता है, दैट इज 9 मई। तो इन बिटवीन हमको बाय नहीं करना है, हमारे लेवल तलक प्राइस को आने देना है, उसी के बाद हम लोग क्या करेंगे, बाय के लिए यहाँ पे सोचेंगे। जो लास्ट टाइम हमने देखा था कि जो सेक्टर हमें देखने थे बाय के लिए, एक हमने देखा था एफएमसीजी। इनिशियली तो वो बहुत धीरे 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 ऊपर गया, बट जैसे कि इसमें ट्रेंड वीक था, मोमेंटम नहीं था, तो बहुत फास्ट भी ये नीचे आ गया। तो इसमें कोई रेंज ब्रेकआउट नहीं मिला, नीचे आ गया नीचे आ गया, ऐसा नहीं कि हमने यहाँ पे देखा ऊपर ही जाना चाहिए और फिर नीचे क्यों आ गया। तो इस पॉइंट पे हमें नहीं जाना, तो कहीं ना कहीं ये भी अभी भी एक बाइंग जोन में ही है, यहाँ पे एक डिमांड एरिया बना हुआ है, तो ये कहीं ना कहीं एफएमसीजी अभी भी हमारे डिमांड जोन के पास में ही। तो अगर कोई भी लो आता है तो हम लोग फिर से यहाँ पे बाइंग करने का ही सोचेंगे। और इसके अलावा दो जो सेक्टर हमने देखे थे, दैट इज निफ्टी फार्मा। ये निफ्टी फार्मा भी हम लोगों ने एक देखा था कि एक रेंज ब्रेक होना चाहिए और यहां से प्राइस ऊपर जानी चाहिए। इसने ब्रेक तो किया बट सस्टेन हुआ नहीं, पर उसके साथ में जो और एक इसका सेक्टर था, दैट इज निफ्टी हेल्थ केयर, उसने एक अच्छा रेंज ब्रेक किया, और जो देखो प्रीवियस रेजिस्टेंस है ना, उसी को ये सपोर्ट ले रहा है। तो अगेन जो हेल्थ केयर सेक्टर के जो स्टॉक्स रहेंगे, अगर ये सस्टेन हो रहा है तो यहां से जो करंट उसका जो क्लोजिंग था, दैट इज 14,300 से लेके यहां तक, दैट इज 14,700 तक, इतना रूम हमारे लिए यहाँ पे है। तो अगले वीक अगर मुझे कोई स्टॉक बाय करना है या फिर कोई सेक्टर मेरे फोकस में रहेगा, तो जिसको मैं प्रायोरिटी दूंगा, दैट इज व्हाट, निफ्टी हेल्थ केयर, इसको हम लोग प्रायोरिटी देंगे। निफ्टी बैंक जो था, निफ्टी बैंक जो लास्ट उसका हाई था, दैट इज 55,955, इसके नीचे आ गया है, तो यहां से क्या हुआ था, सेलिंग स्टार्ट हुआ, तो हो सकता है ये वापस से यहाँ पे ये रेजिस्टेंस ले। तो मंथली एक बार हम लोग देखेंगे, तो मंथली अभी भी बहुत स्ट्रांग है। वीकली अगर देखेंगे तो देखो जो कैंडल स्टिक पैटर्न बनाया ना, ये कैंडल स्टिक पैटर्न एक रिवर्सल है। अगेन जरूरी नहीं कि यहां से प्राइस रिवर्स ही हो जाए, ये फेल भी जा सकता है, तो आने वाले कुछ दिनों में हम लोग और उसको ऑब्जर्व कर सकते हैं, क्योंकि ट्रेंड अभी भी अप है। तो ये जो पर्टिकुलर पैटर्न है, दैट इज अ ट्रेंड रिवर्सल पैटर्न है, बट ट्रेंड रिवर्स होने के लिए बाकी और भी इसके जो सेक्टर के स्टॉक है वो भी हमें देखना जरूरी है। बट अब यहाँ पे थोड़ा सा एक हम लोगों को अलर्ट रहना जरूरी है, स्पेशली इन बैंकिंग स्टॉक्स में। फिनेंशियल सर्विसेज, उसमें भी अगर देखेंगे तो सेम एक रेड कैंडल बना है, तो जितने भी अगर आप सेक्टर देखोगे तो उसमें कहीं ना कहीं रेड कैंडल बना है। निफ्टी एनर्जी, निफ्टी एनर्जी इतना बेरिशनेस हमको उसमें दिखा नहीं है, तो ये भी एक सेक्टर रहेगा जिसपे हम लोग थोड़ा सा ध्यान रख सकते हैं। तो नेक्स्ट वीक के लिए निफ्टी हेल्थ केयर, निफ्टी एनर्जी, निफ्टी इंफ्रा, तो ये एरिया में से काफी नीचे आया है, तो ये अभी के लिए हम लोग छोड़ देंगे। निफ्टी मीडिया अभी भी बहुत स्ट्रांग है, शॉर्ट टर्म में बहुत बुलिश है। अगर जो इनिशियली हमने जहां पे देखा था कि जी, उसके बाद में और एक जो स्टॉक था समवेयर अराउंड नजारा, ये अभी भी बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं। निफ्टी मेटल हम लोग देख रहे थे, कहीं ना कहीं ये भी परफॉर्म करना चाहिए, तो जैसे ओरिजिन के पास से फिर से इसमें सेलिंग आ गया है, तो इंपॉर्टेंट सपोर्ट के अगर पास में आता है तो यहां से हम लोग बाय करने का सोच सकते हैं। अब देखो क्या होगा, जो मैं आपको कंसेप्ट समझा रहा था ना, कि अगर ये इंपॉर्टेंट लो ब्रेक हो जाता है तो अब हम क्या शॉर्ट करें। तो आप ट्रैप कहां पे हो जाओगे, बहुत बार आपने ट्रैप सुना रहेगा कि लो तो ब्रेक हो गया, हमने शॉर्ट किया और प्राइस ऊपर चली गई। तो देखो क्या किया, जो लो बना है ना, ये लो के नीचे एक जो बॉक्स अभी मैं मार्क कर रहा हूं ना, यहां पे क्या है, एक डिमांड जोन बना हुआ है। तो क्या हो जाएगा, ये अगर सपोर्ट ब्रेक कर देगा, हम लोग सोचेंगे कि अब मैंने बताया था आपको कि ये एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट है, अगर वो ब्रेक हो जाता है तो वहां से टेस्ट करके प्राइस नीचे आनी चाहिए। बट अब इस केस में क्या हो जाएगा, अगर प्राइस इस डिमांड को टेस्ट करके ऊपर जाएगी ना, तो ये एरिया बहुत इजीली ब्रेक हो सकता है। तो ये चीजें आपको वहां पे नोट करना बहुत जरूरी है। तो अगेन निफ्टी मेटल अगर इस लेवल पे आता है तो हम लोग बाय करने का सोचेंगे। निफ्टी हेल्थ केयर, इस पे भी हम लोग ध्यान रखेंगे। एफएमसीजी कहीं ना कहीं वो भी एक सपोर्ट के पास में है, तो ये भी हम लोग यहाँ पे इस पे भी हम लोग फोकस करेंगे।
तो अभी हम लोग कमोडिटी एनालिसिस नहीं करेंगे, ऑलरेडी मैंने आपका बहुत समय ले लिया है। कोशिश करें कि जो इनिशियली जो भी पैटर्न मैंने आपको एक्सप्लेन किया है, फिर से दोबारा एक थोड़ा सा उसको समय दे, आपका कीमती समय दे और उसको अंडरस्टैंड करने की कोशिश करें और एंड तक ये पूरा समझे। क्योंकि लास्ट में जो मैंने आपको मेटल सेक्टर है उसमें दिखाया है कि वो सेटअप कब फेल जा सकता है, उसका भी एग्जांपल हमने देख लिया है। स्टॉप लॉस लगाना ना भूले, अपना नॉलेज बढ़ाने के लिए कोशिश करें, तभी आप लोग स्टॉक मार्केट में बड़ा पैसा कमा सकते हो। थैंक यू। किसी का कोई क्वेश्चन रहेगा तो आप क्वेश्चन पूछ सकते हैं, अगर नहीं तो हम लोग यहाँ पे रुकते हैं। जो भी आपके क्वेश्चंस रहेंगे आप हमें चैट थ्रू पूछ सकते हैं। थैंक यू। गुड नाइट।